स्मृतियों की वीथियों से एक लंबी टेर आ रही है। चिंगारियां बुझ गईं, पर ताप है कि कम ही नहीं हो रहा। दुख को कुंद करने वाली अफीम चांदी का बरक लगाए बांटी जा रही है। सारा आकाश खुला है विचार को छोड़कर। इन सब के बीच हम सब आत्मीय क्षण टालते हुए भंवर में घूमती नाव हैं। परंतु इस बुरे समय में भी माँ की करुणा ने बचा रखी है बुरसी भर आँच, जिसकी सुलगन लिए बचानी है अभी मन की पूरी पृथ्वी। यह कविता यतीश कुमार की है। यह कार्यक्रम है साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब, और मैं यतीश कुमार की ही संस्मरण पुस्तक बुरसी भर आँच अतीत का सैरविन के साथ उपस्थित हूँ। यतीश इस पुस्तक की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। यतीश कुमार 21 अगस्त 1976 को मुंगेर में पैदा हुए। उपन्यास, कहानी, कविता, यात्रा वृतांत और कई बड़े रचनाकारों की कालजयी कृतियों पर कविताई करके उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक जाने माने साहित्य सेवी हैं। उनकी साहित्य अभिरुचि और साहित्य के प्रति उनका लगाव उन्हें बहुत अधिक शोहरत दिलाता है, बल्कि उस काम के जिसको वह करते हैं, यानी भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारी हैं। कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, जो रेल मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपक्रम है, बहुत कम उम्र में उसका प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में उसका कार्यभार संभाल चुके हैं। कोलकाता में कई साहित्यिक संस्थाओं का उन्होंने संचालन किया है, कई साहित्यिक महोत्सवों के सलाहकार रहे हैं। और उनका जो पहला कविता संग्रह आया था अंतस की खुरचन, दूसरा कविता संग्रह आविर्भाव, जो मैंने कहा कि हिंदी साहित्य के 11 चर्चित प्रसिद्ध, जिसको कह सकते हैं, उन कृतियों पर उनकी कविताई है। इस तरह से उन्होंने अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ी। यह पुस्तक जो बुरसी भर आँच है, वह यतीश कुमार के संस्मरण की एक ऐसी गाथा है जिसकी आग में हमारा समूचा समय कई बार तप्त होता है, कई बार राहत महसूस करता है और कई बार झुलसता भी। यतीश इस पुस्तक में अपने अतीत को छुपाते नहीं। उनको जो कुछ भी याद आ रहा होता है, स्मृतियों के जितने भी रंग उनके जीवन में हो सकते हैं, वह सब कुछ उन्होंने इसमें बेहद करीने से न केवल तराशा है, बल्कि गतिमान किया है। और इस दौरान उनके जीवन में जितने भी तरह के रिश्ते हो सकते हैं, माँ, मौसी, पिता, दूसरे पिता, भाई, बहन, दोस्त, रिश्तेदार, घर, ननिहाल, वह परिवेश, वह परिसर, जिन लोगों ने उन्हें रचा और गढ़ा, वह सब कुछ सामने आता है। खास बात यह है कि वे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करते। अपने परिवेश में, यानी लखीसराय, जहाँ से उनका जीवन शुरू होता है, अस्पताल का वह परिसर, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, किस तरह से माँ को पिता के दोस्त का जो कॉमरेड थे उनका सहारा मिलता है, वो डॉक्टर थे। माँ बच्चों के जीवन के लिए सुंदर थी, और जो मर्दवादी समाज है उसकी नीयत से बचने के लिए वह न केवल उस दोस्त के साथ दूसरा विवाह करती हैं, बल्कि किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश में आगे बढ़ती हैं, और स्त्री होने के बोध के साथ साथ किस तरह से उनके बच्चे अच्छे मनुष्य बन सकें, किस तरह से अच्छा साहित्य पढ़ सकें, समझ सकें, या अच्छा साहित्य पढ़ें ना पढ़ें, मनुष्य और मनुष्यता को पढ़ और समझ सकें, वह सब कुछ इसके अंदर दर्ज है। इन संस्मरणों में यतीश
न केवल अपने समय को बल्कि परिवेश को, जैसा कि मैंने कहा, संबंधों को, सबको आंकते हैं। और जो अध्याय हैं, आप उन अध्याय के नाम से भी समझ सकते हैं कि इनके बीच क्या कुछ दर्ज है। परिदृश्य की जो अकुलाहट है, स्मृतियों की तपन, वो भूमिका में लिखते हैं। उसके बाद अस्पताल तक जाती नदी, भागता बचपन, दीदिया, दीदी को अपने बहुत ही, यह पुस्तक उन्होंने समर्पित भी की है। दीदिया मेरे कोमल मन की पक्की ढाल, बैरन डाकिया, अस्पताल, स्नेह, ममता और प्रेम, कसैला पानी फल, स्मृति के रंग में होली, बड़की अम्मा, ड्राइविंग का डर, भैया, अनजाना संबल और कितने करीब। और अंत में ये तमाम अध्यायों में वह न केवल डॉक्टर साहब को, अस्पताल को, उस इलाके के दबंगों को, उस समय की नैतिकता को, बचपन की आकांक्षाओं, उच्छृंखलताओं को, उदंडताओं को, और उन सब के बीच ढेले और कुत्ते से लेकर जो बदमाशी होती है, उन सब को दर्ज करते हैं। खास बात यह, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा इस संस्मरण की, जो इस बात की वानगी दे सकेगा कि यतीश कुमार लिखते लिखते किस तरह से दर्शन में और अध्यात्म की तरफ उन्मुख होते हुए दिखते हैं। जैसे एक जगह उन्होंने लिखा है, जैसे तैसे दिन बीते, दुख की दीवार प्याज के छिलकों सी परतदार होती गई, एक के बाद एक, आखिर कितनी परतें पार करेगा आदमी। इसी तरह से एक जगह वह लिखते हैं, झूठ कितने दिन लहलहाएगा, एक दिन सच के उगते ही उसे मरुस्थल बन जाना है, रेत रेत हो जाना है। बेखौफ होना मूर्खता है और मैं मूर्खता की पींगे बढ़ाता चला जा रहा था। इसी तरह से एक जगह उन्होंने लिखा है कि स्नेह, ममता और प्रेम के उस सम्मिश्रण का रंग जीते जी अब छूटना मुश्किल है, पर साथ ही याद आती हैं वे आंखें जो मेरी प्रतिद्वंदी हुआ करती थी, जो मुझे यूं घूरती थी कि भीतर तक सिहर जाता था मैं। इसी जीवन ने सिखाया कि सच में प्रेम के कितने रंग हैं। विडंबनाओं से भरी इन यादों से गुजरते हुए निदा फाजली की एक और बात याद आ गई, खून और गुलाब का रंग एक सा क्यों है। इसी तरह से बड़की अम्मा को याद करते हुए वो कहते हैं कि स्मृतियों की फुहार पड़ते ही मन के पोखर में कुमलाए फूल अपनी पंखुड़ियां फैलाने लगते हैं, और तब अंतःपटल पर ठंडी बयार उसे और संचित करती है। उसके बीच वातावरण ऐसा बन जाता है कि बारहा भीगने को मन करता है। अगर आप सच्चे और ईमानदार संस्मरणों को पढ़ना चाहते हैं और इस संस्मरण के बहाने एक लड़के के संघर्ष का, जो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो बचपन में ही अपने पिता को खो चुका था, जिसके सामने एक अनिर्णित भविष्य था, आशंकाएं थी, हताशा थी, उन सब के अंधकार के बीच सिर्फ अपने संबंधों और माँ के पल्लू को पकड़कर जिसने न केवल सफलता की वह मिसाल कायम की, बल्कि आज दूसरों के लिए अपने जीवन से मिसाल बना हुआ है। वह बच्चा अपने 40 साल की दूरी से उस अतीत की दुनिया को सिर्फ इसलिए देखता है कि शायद उसकी इस आप बीती से कुछ दूसरे लोग जो विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, वह कुछ सीख ले सकें, कुछ समझ सकें, कुछ जान सकें और समझ सकें कि अगर आपके अंदर लालसा है, अगर आपके अंदर अभिलाषा है, अगर आपके अंदर प्रतिबद्धता है और अगर आपके अंदर कुछ करने की ललक है, तो कोई भी परिवेश, कोई भी विपरीत स्थिति आपको आपके उद्देश्य से परे नहीं कर सकती। आप जीवन में सफलता पा सकते हैं और न केवल सफल हो सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी सफलता की राह दिखा सकते हैं। कथाकार अखिलेश से लेकर उदय प्रकाश जी तक सभी ने इस पुस्तक की प्रशंसा की है। इस पुस्तक को राधा कृष्ण पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य 350 रुपये है। यह
आत्मवृत्त है और रह रह कर वो मुझे बुलाती है, बोसे लेती है और फिर आलिंगन का वादा कर लौट जाती है। ज़िंदगी ऐसे ही है। अगर स्मृतियों को, संस्मरणों को पढ़ने में रुचि है तो इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपने पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।